गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। और इस लॉकडाउन के दौरान जो महामारी कोविड-19 जो चल रही है, जो चीन के वुहान शहर से निकला और आज विश्व स्तर पर एक वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है, इस दौर को गुजारने के लिए अपन कोशिश कर रहे हैं और इस दौर में अपन से सुरक्षित रहें, इससे मुकाबला कर सकें, निजात पा सकें, उसके लिए सरकार द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है और हर व्यक्ति इसका प्रयास में लगा हुआ है। आगे अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोड है आपके लिए। प्यारे विद्यार्थियों, कर्म ही पूज्य है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ में आप तत्पर रहो, जो कार्य करो वो बड़ी लगन और मेहनत से करो, क्योंकि कर्म ही क्या होता है, आपका पूजनीय होता है। जैसा आप कार्य करोगे वो कार्य ही क्या है, आपका पूज्य है। तो कर्म की पूजा होती है यहाँ प्यारे विद्यार्थियों। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके कंटिन्यू अपने कर्म में क्या करो, लगातार मेहनत करते हो, लगे रहो। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सभी लोग समय का ध्यान और सदुपयोग करते हुए इस कर्म की क्या करें, पूजा करें और कर्म को क्या दें, महत्व दें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सब लोग अपना कार्य कर्म करते रह रहे होंगे। अब आगे अपन बात करने वाले हैं जो सरकार के जो 3 अंग थे। जैसे केंद्र सरकार पे अपन ने पढ़ाई की थी कि राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, वैसे ही राज्य में भी ऐसा ही प्रावधान है। राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ सरकार और राज्य सरकार एक से ही है। उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अपन ने पढ़ला, एक पॉइंट बनता है न्यायपालिका, तो उसको कहा जाता है उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट है जो, वैसे हाई कोर्ट जोधपुर में, पहले खंडपीठ जयपुर में है। इस बात का उल्लेख भी किस में किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है। और अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 214 से लेकर 237 तक इनका क्या किया गया है, जिक्र किया गया। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय की बात की जाए तो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अधीनस्थ न्यायालय से जो संबंधित अनुच्छेद है वो 233 से लेकर 237 तक है। इनका जिला स्तर पर क्या किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है जिला स्तर पर इनका अलग से क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ये भी अपन को विद्यार्थियों ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना किस तरह से हुई। तो 1861 का एक एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत क्या की गई थी, सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई थी। कब की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, 1862 में की गई थी। 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। यानी कितने खुले, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इन 3 जगह पर क्या की गई थी, हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। यानी हाई कोर्ट जो बने थे सबसे पहले 3 बने थे। और आज मैं बात करूं प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग बने हुए हैं। वैसे एक अनुच्छेद आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 214 है वो क्या कहता है, स्पष्ट रूप से ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। लेकिन संशोधन किया गया 1956 में। मैंने कहा 7वां संविधान संशोधन था, उसमें कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ये प्रावधान पलट दिया गया। और वर्तमान में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं, तो 25 क्या हैं, आपके हाई कोर्ट हैं। 25वां जो हाई कोर्ट है, 25वां एक हाई कोर्ट है वो 1 जनवरी 2019 को क्या किया गया, स्थापित किया गया। 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया। और वो जगह का नाम है तेलंगाना में उसका अलग से क्या की गई, हाई कोर्ट की स्थापना की गई।
जो राज्य नया राज्य बना उस राज्य के लिए नया ही क्या बनाया गया, हाई कोर्ट बनाया गया। एक बात ये ध्यान रखनी है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का क्या है, हाई कोर्ट है। दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ स्थित है, वो भी दिल्ली में है और दिल्ली का खुद का क्या है, एक हाई कोर्ट भी है। ये ध्यान रखने वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों। और हाई कोर्ट में आगे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इतनी बात का जरूर ध्यान रखें कि संविधान में सबसे पहले हाई कोर्ट की एक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम से 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाई कोर्ट की स्थापना में पहले ध्यान रखना है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 3 जगह पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था और 1774 में सुप्रीम वाले कोर्ट की, यानी अपन बात करें 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आगे बात करूँ 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत ये बात पलट दी गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना भी हो सकती है। आगे बात करूँ वर्तमान में हाई कोर्ट की जो संख्या है वो कितनी है भाई, वो 25 है। तेलंगाना में हाई कोर्ट की स्थापना बाद में की गई, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना बाद में की गई, तो 1966 में दिल्ली के लिए खुद का एक क्या बनाया हुआ है, हाई कोर्ट स्थापित किया गया है। आगे अपन बात करें कि गठन कैसे होता है। हाई कोर्ट का जो गठन होता है, हाई कोर्ट का गठन होता है HC का, वो गठन होता है कि इसमें एक तो क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी क्या होते हैं इसमें अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, यानी एक तो मुख्य होता है और बाकी क्या होते हैं, सब अन्य न्यायाधीश होते हैं हर जगह। दूसरी बात करूँ यहाँ पर इनकी नियुक्ति की बात की कि इस जो व्यक्ति बनते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हमेशा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चाहे वो हाई कोर्ट कौन सा हो, चाहे वो सुप्रीम हो और चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा पूछ ली जाए तो वहां पर आपका आंसर आएगा वहां का राज्यपाल, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, गौर करने वाली बात है जो मैंने आपको बताई है। अगर इनकी नियुक्ति के समय इनकी योग्यता पूछ ली जाए तो योग्यता कैसी होगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसका भी आपको क्या ध्यान रखना है। अनुच्छेद 217 ये कहता है कि इनकी नियुक्ति के संबंध में कुछ योग्यताएं दी गई हैं 217 में। उसमें कहा गया कि भारत का क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है इनकी कि 10 वर्ष तक इनको क्या आनी चाहिए, 10 वर्ष तक ये वकालत पूर्ण की हो। और तीसरी है राष्ट्रपति की नज़र में ये क्या रखते हो, राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, ये विधिवेता। विधिवेता का मतलब है कानून के ज्ञाता होने चाहिए, कानून के ज्ञाता होने चाहिए, तब इनकी नियुक्ति करने का क्या रखा जाता है, प्रावधान रखा जाता है, जो आर्टिकल 217 में ये कहता है। फिर आगे बात करूँ, जैसे व्यक्ति हो गया तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो जाता है। और इसको शपथ की बात की जाए तो शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ में देखो थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पर देखो मैंने कहा एक तो मुख्य होता है और बाकी क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस मुख्य ने जो एक न्यायाधीश है, उस एक न्यायाधीश, एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश बाकी अन्य, तो इस एक मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। जबकि अन्य न्यायाधीशों को कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। क्योंकि राज्यपाल एक मुख्य को दिला देता है, बाकी मुख्य क्या दिलाता है, अन्य को अपने आप क्या दिला देता है, शपथ दिला देता है। अगर पदावधि की बात करूं कि इनकी पदावधि कितनी होती है, कितने साल के लिए ये बनते हैं, तो पदावधि का मतलब है यहाँ पर कार्यकाल, पदावधि कितनी होती है, तो न्यूनतम उम्र होती नहीं है इनकी। पदावधि की कितनी वर्ष होती है,
कार्य में 62 वर्ष होती है। अगर ये 62 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं और इनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया आती है, हटाने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। और ये खुद अगर चाहें तो त्यागपत्र दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन त्यागपत्र किसको देंगे प्यारे विद्यार्थियों? त्यागपत्र भी वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। मैंने कहा एक प्रक्रिया है, इनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का नाम लिया मैंने इनको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का नाम लिया है प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रक्रिया का नाम लिया है मैंने? महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा लगाई जाती है। किस द्वारा लगाई जाती है भाई? संसद द्वारा लगाई दिया जाती है। संसद के कितने सदन हैं प्यारे विद्यार्थियों? आपको सबको पता है, एक सदन लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जो भी सदन, इसमें कोई सा भी सदन इनको महाभियोग प्रस्ताव पर हटाने के लिए ला सकता है। जो सदन लाएगा उसको 1/4 बहुमत से 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ेगी? पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। और जो सदन 1/4 बहुमत से ला रहा है उसको कितने सदस्यों के साथ पारित करना पड़ेगा? 2/3 सदस्यों के साथ पारित करना पड़ेगा प्रस्ताव को। जब यह सदन 2/3 सदस्यों से पारित होकर दूसरे सदन के पास जाएगा तो दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इसको क्या करेगा? पारित करेगा। जब यह पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति और महान्यायाधीश हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो हट सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। मतलब दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित हो जाए हटाने के लिए, तब ये प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके लिए कमेटी बैठती है जो सदन का अध्यक्ष या सभापति इसको निर्धारित करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इनका कभी कभी ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर के लिए एक अनुच्छेद बना हुआ है, विधि विधा ट्रांसफर होता है ना, इसकी स्थानांतरण है, तो उसके लिए आर्टिकल बना हुआ है, वो 222 बना हुआ है कि कभी भी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको स्थानांतरण किया जा सकता है। स्थानांतरण भी किया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति कभी भी किसी न्यायाधीश को भेज सकता है। तो ये ट्रांसफ़र की पद्धति हो गई। उनको आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने कहा हाई कोर्ट की बात की जाए तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 37 तक जिक्र है। मैंने कहा इनका जो गठन है वो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है और हमेशा इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा? जो 217 के तहत योग्यता रखते हैं। योग्यता क्या रखते हैं? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष की वकालत पूर्ण कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए? कानून का ज्ञाता होना चाहिए। फिर मैं बात करूं शपथ में, एक तो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने आप अपने सदस्यों को दिला देता है। इनकी पदावधि की बात की जाए तो इनकी पदावधि 62 वर्ष तक होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पदावधि कितनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट्स में जरूर लिखें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पदावधि कार्यकाल कितना होता है। हाई कोर्ट का मैंने बताया 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया बताइए। अगर वो खुशियों में चाहें त्यागपत्र देना तो किसको देंगे त्यागपत्र? वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देंगे। महाभियोग प्रक्रिया में मैंने आपको कहा कि महाभियोग संसद लगाती है और संसद लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित करके हटा सकती है। यह हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? ये महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। इसको संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इनके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए एक अनुच्छेद बना हुआ है 222, जिसके तहत न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी किया जाता है। अब मैं बात करूं कि इनके न्यायाधीशों को जो कार्य करते हैं उनको वेतन भी मिलता है। क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो वेतन मैंने कहा एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है? मुख्य। बाकी क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो वेतन मिलता है 2.50 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2.25 लाख रुपए जो वेतन मिलता है वो प्रति माह मिलता है। प्लस इनके साथ अन्य साधन सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं न्यायाधीशों को। ठीक है, तो ये सुख सुविधाएं भी न्यायाधीशों को दी जाती हैं। जबकि इनको वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? देखो, वेतन देने का जो बात आती है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन
राज्य की संचित निधि से क्या दिया जाता है? वेतन। अगर इनको पेंशन की बात की जाए तो पेंशन कैसे दी जाएगी? तो केंद्र या संघ सरकार की तरफ से, केंद्र या संघ सरकार की संचित निधि से क्या दिया जाता है? इनको पेंशन दी जाती है। पेंशन हमेशा इनको जो वेतन मिलता था उसकी 50% क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। एक बात और ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्य के विश्वविद्यालय का क्या होता है? राज्य के विधि विश्वविद्यालय का क्या होता है? विधि विश्वविद्यालय का क्या होता है? कुलाधिपति भी होता है। इसका मतलब राजस्थान में बात करूं मैं राजस्थान की, तो राजस्थान में जो जोधपुर में है जो विधि विश्वविद्यालय, उसका कुलाधिपति भी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश ही होता है। इसका भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनका जिक्र अपन ने किया। अब मैं अगर बात करूं हाईकोर्ट के कार्यों की या क्षेत्राधिकार की, क्या कार्य कर सकता है? हाईकोर्ट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या कार्य कर सकता है? तो हाईकोर्ट के कार्यों की मैं बात करूं, वेतन का जरूर आप ध्यान रख लेना। मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख रुपए इनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। अगर हाईकोर्ट के कार्यों की बात करूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ऐसे ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी क्या करेंगे? हाईकोर्ट के भी क्या हैं? कार्य हैं, शक्तियां हैं, या शक्ति या फिर कह दें क्षेत्राधिकार है। शक्तियों को इनके लिए अलग से वर्ड दिया गया है। क्षेत्राधिकार क्या है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है इनके लिए न्यायालय में। पहला पॉइंट बनता है, एक तो पहले हाईकोर्ट जो कार्य करता है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित करता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसका मतलब है कि अगर राजस्व एकत्रित करना है, राजस्व संग्रहण करना है, तो राजस्व संग्रहण करने का कार्य होता है इनका जो प्रारंभिक कार्य होता है। हाईकोर्ट का प्रारंभिक कार्य राजस्व एकत्रित करना होता है, मूल अधिकार यही है इसका। दूसरी बात करूं, अगर आप लोग क्या कर दें? अपील कर दें, अपील क्षेत्राधिकार हो जाता है। अगर अपील करने पर, तो अपील जैसे आपने अपील की तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, चाहे दीवानी मामले हो चाहे फौजदारी मामले हो, कौन से मामले हो? दीवानी हो या फिर कौन से मामले हो? फौजदारी मामले हो, उनके खिलाफ अगर आपने क्या कर दी है ना, अधीनस्थ न्यायालय से क्या कर दी? अपील कर दी। कहाँ पर? हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट इनकी क्या करेगा? सुनवाई करेगा। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तीसरी बात आती है लेख जारी करने की। लेख का मैंने कहा रिट जारी करना। रिट जारी करने वाला इनका क्षेत्राधिकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता था? 5 प्रकार थी। वैसे ये भी क्या करेगा? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। वो कौन कौन सी? पहले विद्यार्थियों मैंने पहले भी बता दी। सबसे पहले करेगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। दूसरी रिट जारी करेगा वो कौन सी करेगा? वो परमादेश करेगा। तीसरी रिट जारी करेगा वो करेगा प्रतिषेध करेगा। और चौथी रिट जारी करेगा वो करेगा प्रेषण रिट जारी करेगा। और नंबर 5 पे करेगा वो अधिकार पर्चा करेगा, को वारंटो करेगा, अधिकार पर्चा। हालांकि एक अन्य रिट जारी करता है वो इंजेक्शन रिट जारी करता है। इंजेक्शन का मतलब है शीघ्र निर्णय लेने के लिए, किसी मामले पर निर्णय शीघ्र लेने की बात आती है तो इंजेक्शन रिट जारी करने की एक शक्ति और दी गई है, तुरंत कार्रवाई करने की। तो ये इस प्रकार से रिट जारी करने की शक्तियां भी दी गई हैं। एक बात करूं, यहाँ पर अधीक्षण क्षेत्राधिकार भी है। अधीक्षण क्षेत्राधिकार, अधीक्षण क्षेत्राधिकार, इसका मतलब है, अधीक्षण क्षेत्राधिकार का मतलब है कि यहाँ पर जो कार्य होगा वो शुल्कों के प्रारूप से लेखाओं के माध्यम से होगा। कोई भी शुल्क लगता है तो शुल्कों के माध्यम से भी ये कार्य कर सकता है। एक शक्ति का और ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो अधीनस्थ न्यायालय का क्या रखता है? प्रावधान भी रखता है अधीनस्थ न्यायालय को बनाए रखने का। अधीनस्थ
न्यायालय का प्रावधान भी हाईकोर्ट के पास ही रखता है, हाईकोर्ट ही रखता है। हालांकि ये रिट जारी करने के जो आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 226 है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता था वो आर्टिकल था 32 और ये जारी करता है 226 के तहत। ये तो प्यारे विद्यार्थियों हाई कोर्ट की शक्तियों का जिक्र किया गया है यहाँ पर। और इन न्यायाधीशों की, जिला न्यायाधीशों की बात की जाए तो हाई कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालयों का जो प्रावधान है वो सारा कार्य, उनकी नियुक्ति, इनको शपथ, इनको त्यागपत्र, ये सारा कार्य करता है वो कौन करता है? वहाँ का राज्यपाल ही कार्य करता है। ये भी ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है, एक अनुच्छेद बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आपने देखा होगा आर्टिकल 215 के तहत क्या किया जा सकता है? अभिलेख न्यायालय की शक्ति है एक तरह से, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय भी रखता है हाईकोर्ट का मतलब है। अभिलेख न्यायालय का मतलब जैसे अनुच्छेद 129 में अपन ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था प्यारे विद्यार्थियों, उस सुप्रीम कोर्ट में एक अनुच्छेद आया था 129, उसमें भी अभिलेख न्यायालय था। यानी पहले कोई निर्णय दिया गया है, उस निर्णय को क्या करना है? पहले दिए गए निर्णय को सबूत और साक्ष्य के तौर पर रखा जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो ऐसे न्यायालय की क्या देखी अपन ने? शक्तियां देखी। तो पहले देखो कौन सी शक्ति दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। पहले प्रारंभिक शक्ति का जिक्र किया गया है। प्रारंभिक यानी पहले मूल रूप से उनकी शक्ति कौन सी है? राजस्व एकत्रित करने की। दूसरी अपीलेट क्षेत्राधिकार का मतलब है चाहे दीवानी मामला हो या फिर फौजदारी मामला हो, अधीनस्थ न्यायालय से आप अपील कर दो सुप्रीम हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में उसकी क्या की जाती है? सुनवाई की जाती है। मैंने कहा तीसरी शक्ति रिट जारी करने की, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उसमें कहा गया है एक तो बंदी प्रत्यक्ष, दूसरी परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पर्चा, और शीघ्र निर्णय के लिए कौन सी जारी की जाती है? इंजेक्शन रिट जारी की जाती है। एक अधीक्षण क्षेत्र अधिकार है, एक अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है, यानी शुल्कों का विवरण दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अनुच्छेद मैंने बताया 233 से लेकर 237 तक जिक्र किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके शपथ, उनके त्यागपत्र, ये सभी कार्य किसके पास आते हैं? ये सभी कार्य राज्य के राज्यपाल के पास आते हैं। राज्यपाल ही उनका कार्य करता धरता होता है प्यारे विद्यार्थियों। एक मैंने अनुच्छेद बताया 215 क्या है? अभिलेख न्यायालय का है। हाईकोर्ट भी अपना एक क्या का जारी कर सकता है? अभिलेख न्यायालय जारी कर सकता है। आजकल सुनवाई कोविड-19 हो या फिर ऐसे हो तो आजकल एक सिस्टम चलता है ई कोर्ट सिस्टम। राजस्थान में जब सबसे पहले जो ई कोर्ट की बात आती है, एक ई कोर्ट और होता है। ई कोर्ट का मतलब है ऑनलाइन सुनवाई होती है ई कोर्ट, और ई कोर्ट का मतलब है यहाँ पर सुनवाई की जाती है सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी ई कोर्ट की ऑनलाइन कार्य सुनवाई करने के लिए। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करूं, थोड़ी सी जिक्र करना है भाई, 2-3 मिनट की बात है आपको राजस्थान हाई कोर्ट की। बोर नहीं होना है, लगातार वीडियो को देखते रहना है, 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। देखो सबसे पहले 29 अगस्त की स्थापना की बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी कि न्याय के लिए सबसे पहले स्थापित हो, और एक समिति बनी थी जिसके तहत इसकी सिफारिश के आधार पर इस समिति को रखा गया था। एक समिति बनी, ये सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जयपुर में हुई। लेकिन सत्यनारायण राव एक समिति बनी, सत्यनारायण राव समिति। इस समिति के आधार पर इसका ट्रांसफर जयपुर के बजाय कहाँ पर कर दिया गया? इसका स्थानांतरण कर दिया गया। स्थानांतरण कर दिया वो जोधपुर में कर दिया गया। जोधपुर में इसकी स्थापना 1956 में ट्रांसफर कर दिया गया कि इसकी स्थापना कहाँ कर दी जाए? जोधपुर में। तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वर्तमान में कहाँ पर है? हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? वो जोधपुर में है। लेकिन इसकी एक खंडपीठ रखी गई, वो खंडपीठ आपकी कहाँ पर रखी गई? वो जयपुर में रखी गई। इसकी तारीख पूछ लेता, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख है कि इसकी
समिति की स्थापना में कब क्या योगदान रहा? तो खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को जयपुर में क्या कर दी गई? इस खंडपीठ की स्थापना जयपुर में कर दी गई प्यारे विद्यार्थियों। और राष्ट्रीय विधि विद्यालय आपको पता है जोधपुर में। राजस्थान का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? राजस्थान का पहला प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, वो कौन था? कमलकांत। कौन था? कमलकांत वर्मा थे, प्रथम न्यायाधीश थे। वो कौन थे? तो कमलकांत थे। कमलकांत थे, वो क्या थे? राजस्थान के क्या थे? न्यायाधीश थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कमलकांत वर्मा नाम से पहले न्यायाधीश बने। राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसमें न्यायाधीशों के एक तो मुख्य न्यायाधीश की मैंने कहा, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी क्या होते हैं? अन्य। तो ये जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो एक है, और राजस्थान में 49 है। तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वो मैंने कहा 50 न्यायाधीश हैं। राजस्थान में कितने न्यायाधीश हैं? 50, लेकिन सीटें पूरी भरी हुई नहीं हैं, रिक्त भी हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में संख्या 1 + 33 है, तो टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। ऐसे ही हर राज्य में है। इलाहाबाद में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। हालांकि जयपुर में एक महिला विधि महाविद्यालय ज्योतिबा नाम से भी खुला हुआ है। इस तरह से न्यायाधीशों के क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। एक प्रथम लोक अदालत भी गुजरात में खुली है। ठीक है, तो ऐसे न्यायाधीशों के या उच्च न्यायालय के बात अपन ने जो की है उसको आप समय का ध्यान रखते हुए इसको नोट डाउन भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, वरना आपको PDF के माध्यम से भी ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? उपलब्ध हो जाती हैं। अपन ने आज जो चर्चा की वो उच्च न्यायालय की चर्चा की है प्यारे विद्यार्थियों, जो संविधान के भाग 6 में है। अनुच्छेद मैंने कहा 214 से 37 तक है। अधीनस्थ न्यायालय 233 से 37 तक मैंने क्या किए हैं? जिक्र बताए हैं। और ये राजस्थान हाईकोर्ट की क्या की है? अपन ने थोड़ी सी चर्चा की है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में, इसकी खंडपीठ है, छोटी ब्रांच है, वो जयपुर में 1977 में स्थापित हुई। इसमें 50 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य होता है और बाकी क्या होते हैं? अन्य न्यायाधीश। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना और इसको एकाग्र रूप से आप जहाँ तक समझता हूँ कर्म कोटेशन देखा था, कर्म पूज्य है, तो उसके अनुसार आप कर्म भी करेंगे। इसको समय का सदुपयोग करते हुए लिखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।